Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start a new chapter of biology, that's cell structure and function. It might it's usually one of the very starting chapters of most of the books. So let's get started. पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, लाइक सेल यानी कि सेल आया कहाँ से. जैसे केमिस्ट्री के अंदर when we study about atomic structure, वहाँ पे we study about the atomic theories. इनिशियली एक एटॉमिक थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी एंड देन वहाँ से कहानी शुरू होती है. तो उसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर भी सेल का कॉन्सेप्ट दिया किसने, इस तरीके के सवाल. तो वो हम लोग आज देखेंगे. बहुत बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. इट्स गोना बी अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं. हमारे पास दुनिया में अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स की बात करें, उन्हें 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. ठीक है, और ये किसने किया था? ये क्लासिफिकेशन की जाती है, ये की थी आर.एच. विटेकर ने. और ये हम लोग क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सही है, यहाँ तक आपको अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन्हें 5 कैटेगरीज के अंदर, यानी कि ह्यूमन किसी एक कैटेगरी में होंगे, प्लांट किसी एक कैटेगरी, हर ऑर्गेनिज्म इन 5 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर आएगा. ठीक है, दिस इज गोना बी 1 2. ओके, पहली कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो है वो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर या तो एक सेल होगा या तो एक से ज़्यादा सेल होगा. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं, जबकि ये तीनों जो हैं ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वाली कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ थी, नथिंग न्यू. अच्छा, अगर बात करें हम वायरस की, क्या वायरस एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है? अपने आप को जवाब दीजिए, जस्ट से नो और यस. इज इट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और अ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म? यस, जस्ट सेलेक्ट वन कैटेगरी और जस्ट से ओके. तो बेसिकली आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो ये है, ना तो वायरस एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ना तो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. तो फिर क्या ये ऑर्गेनिज्म ही नहीं है? क्योंकि देखो ना, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म या तो वो सिंगल सेल होगा या तो मल्टी सेल होगा. लेकिन वायरस जो है वो एक एक्सेप्शन है, यानी कि वायरस के पास कोई सेल नहीं होता. वायरस के पास कोई सेल होता ही नहीं है, यानी कि 0 सेल. वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री के ऊपर होता ही है. कैसे? देखो, वायरस जो है उसके पास अपना खुद का कोई भी, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसके पास सेल ही नहीं है. लेकिन अगर वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, वायरस को अगर कोई होस्ट मिल जाता है, तो उस होस्ट की वायरस जो है, समझ लो उसको तो ख़त्म कर देगा वायरस और अपना बेनिफिट ले, मतलब पूरा अपना हर चीज़, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, अपने रिप्रोडक्शन करेगा, सब कुछ करेगा, होस्ट को खा जाएगा. यानी कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर होस्ट तुम दे दो तो फिर वो लिविंग बन जाएगा. लेकिन अगर हवा में वायरस है तो वो नॉन लिविंग है. ठीक है, क्योंकि उसके पास सेल नहीं है, वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता. दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म करना ही होगा. यानी कि हमारे हर सेल के अंदर एक केमिकल एक्टिविटी हो रही है. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं. बट वायरस के पास सेल ही नहीं है भाई, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा? वो इस तरीके से करेगा, क्योंकि देखो, अगर होस्ट वो किसी बॉडी के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल हवा के अंदर है, अभी उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, यानी कि वो नॉन लिविंग है.
लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर किया, उसने मेटाबॉलिज्म शुरू किया, उसने केमिकल रिएक्शन शुरू किया, वो बन गया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वायरस को हम लोग बाउंड्री के ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल की। सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेल। ओके, ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कुछ 1600 के अंदर, नेदरलैंड्स के अंदर। समझ लीजिए एक स्टोरी है, ठीक है। 1600 का वक्त था, वंस अपॉन अ टाइम इन 1600s इन द कंट्री ऑफ नेदरलैंड्स। एक बंदा था, एक इंसान था जिसका नाम था एवी लिवनहुक। ठीक है, इन्हें माइक्रोस्कोप्स का बहुत शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, ही लव्ड माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, क्योंकि उस समय पे उस वक्त पे माइक्रोस्कोप्स वर ऑन हाइप। माइक्रोस्कोप्स बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग चीज़ थी। दे वर नॉट दैट कॉमन, राइट। तो इन्होंने, लिवनहुक हमेशा हर चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते थे। इन्होंने पॉन्ड के अंदर, जब इन्होंने पॉन्ड के पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने देखा कि कुछ चीज़ है जो मूव कर रही है। तो यानी कि लिवनहुक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर प्रोटोजोआ को भी देखा था और स्पर्मेटोजोआ को भी देखा था। सही है, यानी कि ये यहाँ पे बात तो याद रखने वाली है, वो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू सी लिविंग सेल। ठीक है, जीता जागता एक सेल, यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, इन्होंने देखा था। लिवनहुक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने सेल को देखा था। इससे पहले किसी ने सेल को नहीं देखा था। इवन इससे पहले बहुत सारे हाइपोथेसिस ये भी थे। यू माइट हैव रेड अबाउट बायोजेनेसिस, ये दो थ्योरीज बहुत फेमस थी उस समय पे, उस वक्त पे, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल कहता था कि जो लिविंग सेल है वो नॉन लिविंग चीज़ों से आता है, और एक ग्रुप कहता था नहीं, ऐसा नहीं है, लिविंग सेल से ही आता है। खैर, तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने सेल को देखा, यानी कि सेल क्या है, मतलब बैक्टीरिया को देख लिया भाई इन्होंने। तो पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। लिवनहुक ने हाँ ज़रूर देखा था बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, बट ही डिडंट गिव अ कंक्लूजन कि इट्स अ सेल और what is it. He didn't know it properly. उसके बाद आया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली, एक प्लांट टिश्यू होता है इस तरीके से, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉर्क, जो कि कॉर्क वो वाला नहीं है जो कि एक तो बॉटल के कैप को भी कॉर्क कहते हैं, जो वुडन, वो वाला कॉर्क नहीं है, ये वाला जो कॉर्क है जो इन्होंने देखा था, इट वॉज अ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर देखा, इन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा कि बहुत सारे जैसे मॉन्क की जो क्वार्टर्स होते हैं, मंक के जो क्वार्टर्स होते हैं, लैटिन के अंदर उसे सेला बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी उनके क्वार्टर्स इस तरीके से कमरे रूम्स होते हैं। तो इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर है इसे सेल कह दिया। ठीक है, तो बेसिकली रॉबर्ट हुक पहले इंसान थे जिन्होंने क्योंकि कॉर्क जो है उसके अंदर नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने एक कंक्लूजन दिया कि भाई हर चीज़ जो है सेल एग्जिस्ट करता है। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने नॉन लिविंग सेल को देखा, और इन्होंने नाम डिस्कवर किया था सेल। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अभी ये बातें चल रही हैं 1600s की एंड 1700s की। उसके बाद आते हैं 200 साल के बाद, 200 years ago, आफ्टर, यानी कि तकरीबन 1800s के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एक बहुत स्पेशल बात की।
मैथियस, ठीक है, ये एक बॉटनिस्ट थे। ही वॉज अ बॉटनिस्ट। इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था, प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तकरीबन 1838 के अंदर इन्होंने देखा, इन्होंने कंक्लूजन दिया। इन्होंने बहुत सारी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और कहा कि हर प्लांट के अंदर सेल्स होता है, क्योंकि सेल रॉबर्ट हुक डिस्कवर कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने कुछ इतने सालों बाद इन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हर प्लांट के अंदर ये सेल वाला स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और इसी दौर में, ठीक है, वाइल ही वॉज रिसर्चिंग, थियोडर शॉन करके एक साइंटिस्ट थे, जो कि एक बॉटनिस्ट नहीं थे बट एक जूलॉजिस्ट थे, इंग्लिश जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट थे तो ऑफ कोर्स एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने देखा कि हर एनिमल के अंदर सेल है, तो इन्होंने अपना कंक्लूजन दे दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब बेसिकली है क्या कि थियोडर शॉन को मैथियस की जो कंक्लूजन था वो पता लग गया था। इन्होंने अभी तक कहीं भी ये बात ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया था। इन्होंने अपना कंक्लूजन बताया थियोडर शॉन को, और थियोडर शॉन ने इनकी बात को रिसर्च करना शुरू कर दिया इसकी बात पे, और इन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसके अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। यानी कि बेसिकली इन्होंने इनका भी क्रेडिट जो है वो थियोडर शॉन ने ले लिया था। पर आज हम लोग सेल थ्योरी का क्रेडिट इन दोनों को देता है। खैर, तो इन्होंने जो बातें कही थी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल, ठीक है। और इन्होंने और भी एक बहुत अमेजिंग चीज़ कही कि ऑल एनिमल्स have cells and they are bounded by a membrane. अब उस वक्त इन्हें नहीं पता था कि अच्छा ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट नाउ वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके ये 3 कंक्लूजन थे। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिस तो यहाँ पे ये जो बेसिक्स रखी गई थी, ये सेल थ्योरी की बेसिक्स रखी गई थी। तो यहाँ पे अगर मैं सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखूँ, सेल थ्योरी, तो पहली चीज़ ये है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आखिरी वाले तो जो 2 पॉइंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत जगह पे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ भी नहीं होता, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू राइट इट यू कैन। सेल क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बात, अब ये जो दूसरा पोस्टुलेट है जो कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, ये बात जो थी, इस पोस्टुलेट का क्रेडिट जाता है मैथियस एंड शॉन को, ठीक है। अब आता है तीसरा पोस्टुलेट। अब यहाँ पे ये बात अच्छा, इन्होंने इन दोनों ने जो बात कही थी वो इतनी ही थी, इसके अलावा उन्होंने बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं बताया कि अच्छा सेल है, ठीक है, हाँ हर चीज़ सेल से बनी हुई है, लेकिन सेल आता कहाँ से, सेल का ओरिजिन क्या है। तो उस वक्त पे मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि ये बायोजेनेसिस का हाइपोथेसिस बहुत हाइप पे था, लोगों ने माना भी उसे, बहुत लोगों ने अपोज भी किया, बट स्टिल। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई सेल जो है वो एक सेल दूसरे सेल से ही आता है, ठीक है। 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्को, इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सेल डिवाइड हो रहा है और उससे 2 नए सेल बन रहे हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेल थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट, जो कहता है कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो
ये जो पॉइंट है थर्ड पोस्टुलेट का क्रेडिट जाता है रुडोल्फ विर्को को, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स था। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथियस, शॉन एंड रुडोल्फ विर्को ने। सही है। उसके बाद अगर बात करें हम सेल की, आगे हम लोग बहुत डिटेल के अंदर हर ऑर्गेनल को पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ बहुत बेसिक वाला वीडियो आज। तो यहाँ पे ओके, देखिए सेल जो है दो तरीके का हो सकता है। पहले तो या तो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होंगे या फिर मल्टी सेल होंगे। ये बात क्लियर है। सेल जो है वो दो तरीके का, दो टाइप्स का हो सकता है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वो सेल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ, ये देखो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या तो वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या फिर एनिमिलिया के ग्रुप में आएंगे। दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक और मोनेरा के अंदर देखो क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये बात हमने ऊपर भी मेंशन की है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक है, जबकि प्रोटिस्टा सिंगल सेल है ना। इसके बाद फंजाई, एनिमिलिया और प्लांट्स, ये सारे के सारे मल्टी सेल्स नहीं होते। प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा क्या है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल। लेकिन फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी क्या है? मल्टी सेल्ड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि दुनिया जब एवोल्यूशन के टाइम पे जब बहुत नया नया सेल बना दुनिया के अंदर, बैक्टीरियाज आए, तो जो पुराने यानी कि इनिशियली जो दुनिया के अंदर सेल पैदा हुआ पहला वो जो था वो प्रोकैरियोटिक था, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन होती गई एंड देन यूकैरियोटिक जो कि एक एडवांस्ड वर्जन है। प्रोकैरियोटिक बहुत एंशिएंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कुछ मैं अभी बता देती हूँ, बट इसके ऊपर एक अलग से वील हैव अ डिस्कशन जिसके अंदर हम वी कैन जस्ट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी नाइस टेबल। बट अभी के लिए सिर्फ क्लियर द कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो यहाँ पे हम दो सेल बना लेते हैं। ये है आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल, सही है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल डबल मेम्ब्रेन होता है, ओके, डबल मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यूकैरियोटिक सेल डबल मेम्ब्रेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है डबल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली सेल वॉल है। डबल मेम्ब्रेन बोलना ऐसे सही नहीं है, बट इसके पास सेल वॉल होती है। अब यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे एनिमल्स की बात करें तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, हमारे पास सेल वॉल कहाँ है ना, लेकिन प्लांट के पास सेल वॉल होती है। तो प्रोकैरियोटिक हमेशा सेल वॉल रखता है अपने पास सेल, और यूकैरियोटिक सेल के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इनके पास एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनल होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खुद एक क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। यहाँ पे ये जो जितना भी ये वाला पार्ट है जहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, इसके अंदर डीएनए पड़ा होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कंपेयर करना चाहो तो इनके अंदर मेजर डिफरेंस होता है यही है कि इसके पास न्यूक्लियस होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके पास डीएनए नहीं होता। डीएनए जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम बने हुए, कितना अच्छे से
डीएनए पैकेज हुआ हुआ है। लेकिन ये जो बेचारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका पहली बात तो डीएनए बहुत इस तरीके से पड़ा होता है, न्यूक्लियस है ही नहीं, नो न्यूक्लियस। ये जो इनका डीएनए है ये सेल्यूलर डीएनए होता है, ठीक है। इनका डीएनए कैसा होता है? सेल्यूलर डीएनए। अच्छा, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। इनके पास कोई डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होता, जैसे कि इनके पास होती है यहाँ पे एक बहुत काम की ऑर्गेनल जिसे कहते हैं हम लोग ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, हर एक को डिटेल के अंदर देखेंगे तो डिफरेंस आप देख रहे हो। इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास नहीं होता। इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल पैकेज्ड होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। एक और चीज़ जो याद रखने जैसी है वो ये है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर भी इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम एक इस तरीके से राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। अच्छा, राइबोसोम इनके पास भी होता है, चलो एक चीज़ इनके पास होती है राइबोसोम, लेकिन इन दोनों राइबोसोम के अंदर भी डिफरेंस होता है। ये 80S होता है, ये 70S, डिटेल के अंदर देखेंगे दोनों को, क्यों 80S मतलब क्या है इसका सब कुछ देखेंगे आज का। इट्स द इंट्रोडक्शन, जस्ट द इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। खैर, तो राइबोसोम, अच्छा यहाँ पे मैंने कहा था कि नो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, तो राइबोसोम कैसे आया? देखो, राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो ये था बहुत बेसिक सेल का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो के अंदर हमें एक थ्योरी करनी है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आई फील लाइक इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब किसी भी और ऑर्गेनल के पास इतना डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे वाहिद ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ऐसा क्यों, कैसे, वो देखेंगे। ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट करती है इस आइडिया को, रीज़न देती है कि क्यों इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो वो देखेंगे।